ठीक है जी। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेड फ्रॉम कार्बन एटम्स। ठीक है, हमें पता है डायमंड जो होता है वो C4 होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो C3 होता है। ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, क्यों? क्योंकि इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जबकि कार्बन के अंदर डीलोकलाइजेशन बिटवीन द लेयर्स होती है। सॉरी, ग्रेफाइट के अंदर। नेम द टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दोनों जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस होते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप ऑफ लैटिस होते हैं। हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस। चार टाइप के होते हैं, सॉरी। एक होता है जाइंट आयनिक लैटिस, वो होता है आयनिक बॉन्ड्स के अंदर। एक होता है जाइंट मेटेलिक लैटिस, वो होता है मेटल्स के अंदर। जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस ये हमारा होता है जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसमें ग्रेफाइट आ जाता है, डायमंड आ जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड आ जाता है। और एक हमारा होता है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस वो हमारे बाकी सारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जितने भी, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड कह रहा हूँ। इसके अलावा हमारे Cl2, O2, N2, F2, उन सब में हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, IMFs होते हैं, जिसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, PDPD आ जाती है, IDID आ जाती है, वो इसमें नहीं होती। एक्सप्लेन हाउ ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, होता यह है कि ये अगर एक स्ट्रक्चर है ना, हेक्सागोन स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, ठीक है, एक नीचे बना होता है, ठीक हो गया। इसके दरमियान यहाँ लेयर में ना वीक बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ पे आपके जो इतने भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो हम यही लिखेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द स्ट्रक्चर। ठीक है जी, मूव, मैं होता तो मैं ले देता डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बिटवीन द लेयर्स कर देते हैं। ठीक है, कैन मूव बिटवीन द लेयर्स। एक सेकंड, लेट मी जस्ट अपलोड दिस टू फ्री नोट्स, वहां पे लिखना थोड़ा आसान होता है। अच्छा जी। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, क्योंकि इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड बॉन्डिंग, तो बस ये लिख दो कि नो delocalized electrons present in the structure। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। बस, ठीक है। मैं आपको उसके बाद इसकी मार्किंग बताऊंगा जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, किस तरह आपको मार्क्स डिवाइड होंगे। सेपरेट सैंपल्स ऑफ फास्फोरस क्लोराइड PCl5 एंड सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4। ठीक है, याद रखते हैं कि ये चीजें, फास्फोरस 5 है तो 5, SiCl4 4 है। ठीक है, are each added to an excess of cold water, write an equation for each reaction। अच्छा, आई एम सॉरी, ये अब इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक पूरा रट्टा होता है। अभी आपको वर्ड टू वर्ड रट्टी होनी चाहिए। ठीक है, इसका देयर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन, इट इज जस्ट रट्टा। ठीक है, और इसका आ जाता है SiCl4 प्लस, जिस तरह मैंने याद किया था वो ये था कि देखो, PCl5 इज एन एसिडिक क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक एसिड बना देगा। और सॉरी, PCl5 जो है, SiCl5 जो है, ये अगर हम H2O के साथ रिएक्ट करें तो इस तरह मैंने याद किया था वो ये था कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना देगा, SiO2 एक जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बना देगा। क्यों? O और Si आर द ओनली थिंग, HCl हर सूरत बनता है। ठीक है, जिस तरह मैंने याद किया था वो ये था कि सबसे पहले HCl बना दो, HCl बनाने के बाद जो पीछे है उससे आप क्लोराइड बना दो। इस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे HCl बनता है, पीछे मेरे पास क्या रह गया, H3PO4, वो मैंने बना दिया। यहाँ मैंने HCl बना दिया, पीछे मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया S और O, Si और O, तो मैंने SiO2 बना दिया। ठीक है, डिस्क्राइब द appearance ऑफ फास्फोरस क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर। या ये एक वाइट सॉलिड होता है, और जो सिलिकॉन क्लोराइड होता है ये एक लिक्विड होता है। ठीक है, इट इज कलरलेस लिक्विड। आई एम सॉरी भाई, इनऑर्गेनिक रट्टा है, इसको रटना पड़ेगा। कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ द मिक्सचर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन ईच रिएक्शन इज कंप्लीट। ठीक है,
सबसे पहले तो आप बताओ कि जो आपके वो हैं मिक्सचर्स हैं उनकी कैसी अपीयरेंस होगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, H3PO4 बन रहा है ना। अब H3PO4 एक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑटोमेटिकली हम ये कह देंगे कि इट प्रोड्यूसेस अ कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, PCl5 प्रोड्यूसेस अ कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, SiO2 तो एक जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो तो एक पीपीटी होता है क्योंकि वो सॉलिड होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो वो हमारे पास बनाएगा वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? Yes. ठीक है। सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एम्फोटेरिक। तीन टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। बेसिक वो होते हैं जो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और एसिडिक वो होते हैं जो सिर्फ बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो एम्फोटेरिक होते हैं ना, वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज बिहेव एज एसिड एंड बेस, ये सिर्फ दो तीन होते हैं। ठीक है, अब पीरियड 3 के अंदर कौन सा ऐसा जिसका एम्फोटेरिक होता है? सिर्फ एल्यूमिनियम का होता है। ये सारी भाई याद करनी है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको याद होने चाहिए, एक Al2O3 एंड एक ZnO। ठीक है, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ये दोनों आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और एसिड जैसे एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स आर शोन। अब हमने यहाँ पे बताना है इनके पास कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, अब SO2, ये मुझे बात बताओ, SO, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जल्दी से कोई बताए। 6 होते हैं ना? कम ऑन, आई नीड आंसर, शाबाश। S के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। एग्जैक्टली, S के आउटर शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना लिया O से, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया O से। अब ये तो एक है, इसका मतलब है कि ठीक है, H2 में हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये देखो हमने इस हिसाब से लिखना है यहाँ पे। ठीक हो गया? ऐसा CO2 हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, Na2 एक आयनिक स्ट्रक्चर, इसमें आयनिक, और MgO भी एक आयनिक होता है, इसमें भी आयनिक। ठीक है, a student suggests the following hypothesis: the stronger the covalent bond between atoms in non-metal oxides, the higher the melting point। ठीक है, अब हमें इस टेबल को यूज करके कंक्लूजन बताना है, दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स, और इफ देयर इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ कंक्लूजन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना उसने कहा स्ट्रॉन्गर द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वाले कितने एटम्स हैं? सिर्फ एक है, SiO2 है। ये बाकी दो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, दीज आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स। ठीक हो गया? इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज नॉट एनफ मॉलिक्यूलर है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नो, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू ड्राइव अ हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि देखो हम किसी चीज को कंपेयर कर ही नहीं सकते। ऐसा ही यूट्यूब के साथ कोई और चीज कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, कंपेयर नहीं कर सकते तो हम हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे? सिंपल, नो, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों? ओनली SiO2 ब्रेक्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नो अदर कंपाउंड present which only has covalent bonds to compare SiO2 with। क्लियर हो गया भाई? हम इसकी मार्किंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारे पास एक नंबर का। अच्छा, इसके अंदर B1 C1 मार्किंग नहीं होती, नेवर माइंड, लेट्स गो आगे। ठीक है, वैसे तो ये एक नंबर इससे मिलेगा, एक नंबर इससे मिलेगा।
ये 1 नंबर, ये लिखने में मिलेगा। ये 1 नंबर की है, ये 1 नंबर की है। 1 नंबर, 1 नंबर, सिंपल सिंपल है, ठीक है। ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। अब ये 3 नंबर है, ठीक है। इसमें ऐसे है कि अगर आपने 1 लिखा तो आपको सिर्फ 0 मिलेंगे, अगर आपने 2 लिखे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने 4 लिखे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर सारे 5 करेक्ट हुए तो फिर आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर इसका है, नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन का, और 1 नंबर इसका है, बाकी सारी चीजें लिखने का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन अब मैं आपको मार्क्स वाली याद करा रहा हूँ, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। सबके नोट्स में भी होती है बाय हार्ट, ठीक है। एवरेज weighted mass of the isotopes of an element compared with unified atomic mass unit. You can also write compared to the 1/12 of the mass of carbon 12, but it's better you write compared to the unified atomic mass unit, ठीक है। Table 2.1 shows the abundance of two of the isotopes present in sample of iron in the sample, ठीक है। अब मुझे जल्दी से आप बताओ कि आयरन का कितना लिखा हुआ है मैस उसके अंदर अपना, उसके बीच। इजी है, सब कुछ इधर ही लिखा है मैंने पहले। देखो, रिलेटिव आइसोटोपिक मास इसका कितना है 53.9, 6% अबंडेंस है। इसका कितना है 5.9, 91.6। उन्होंने कहा है रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ द थर्ड आइसोटोप ऑफ एटम इन द सैंपल, ठीक है। इसमें तीसरा आइसोटोपिक मास होगा, उसका कितना मास है, ठीक है। वो पता है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये मुझे आप बताओ 100, ये टोटल 100 होना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ कहूँ एफ ई का एक और है, उसका मैं कह देता हूँ एक्स, ठीक है। उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास हमें नहीं पता कितना है, अबंडेंस तो हम निकाल सकते हैं ना। ये टोटल कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 100 में से 91.9 और 6 माइनस कर दूं तो मेरे पास इस वाले की अबंडेंस आ जाएगी। जल्दी से कैलकुलेट करके दो कितनी है। सर 2.1, कितनी? 2.1। बिल्कुल 2.1%, ठीक है। अच्छा, और मुझे पीरियोडिक टेबल से बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है आयरन का। सर आयरन का हाँ, आयरन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 56। 55.8 नहीं है? हाँ 55.8। क्योंकि मुझे जहां तक याद है हमारे इसके अंदर 55.8 होता है। अब ये देखो, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, हम कैसे निकाल देते हैं, देखो। रिलेटिव, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप इनटू मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, ठीक है। इस सबको हम करते थे डिवाइडेड बाय कितना, अच्छा इस सबको हम क्या कर लेते थे डिवाइड बाय 3, तो हमें इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाता था। ऐसा ही है, याद है ना कैसे करते थे। इस सबको डिवाइड बाय 100 करते थे, ठीक है, तो हमें इसका वो मिल जाता था, रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाता था। तो अब हमने क्या करना है, देखो 55.8 तो हमें गिवन है जिसका कैलकुलेटेड है, ठीक है, इज इक्वल्स टू पहले वाला कितना है, पहले वाला है देखो 53.9 इंटू 6, देखो 53.9 इंटू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना है, ये देखो 55.9 इंटू 91.9 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो हमने निकालना है, ठीक है, इसको हम लेते थे एफ ई एक्स, ठीक है, इनटू इसकी परसेंटेज हमने निकाल ली कितनी है 2.1,
2.1 divided by 100 is equals to 0.8 multiplied by 100 is equals to 53.9 into 6 plus 55.9 into 91.9 plus FEX into 2.1। अब मुझे काम करो, मुझे आप ये कैलकुलेट करके दो इसकी सेपरेट सेपरेट। 55.8 into 100 तो बहुत आसान है। 55.8 into 100 8 क्या गया आप ये देखो, ठीक है। अब आप मुझे बाकी दो कैलकुलेट करके दो जल्दी से। 53.9 into 6 कितना आता है? 323.4 323.4 प्लस 5.9 into 91.6 कितना आता है? 5120.44 44 प्लस हम कर देते हैं 2.1 FEX। ठीक हो गया। हम कर लेते हैं 5580 माइनस 323.4 माइनस 5120.44 इज इक्वल टू 2.1 FEX। कितना आ रहा है? one 36.16 16 इक्वल टू 2.1 FEX। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 136.16 डिवाइडेड बाय 2.1 कितना आता है? 64.8 कितना? 64.8 64.8। मुझे लगता है आपने कहीं कैलकुलेशन में मसला किया है। दोबारा करती कहीं हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मसला किया है, क्योंकि इक्वेशन यही बनी है, एग्जैक्ट यही इक्वेशन बननी है। मैं भी कर लेता हूँ। 553.9 into 6 53.9 into 6 मेरे पास आ गया 323.4 प्लस 55.9 into 91.6 5120.44 is equals to 2.1x प्लस 2.1x। ठीक है, 5580 minus 5120.44 minus सर ये 323.4 55.9 इंटू क्या लिखा है आगे? 4.8 ये 55.9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये देखो इक्वेशन क्या है आपकी? हम ये 91.9 से। तो ये 5137.21 आ गया। कितना? 5137.21 5137.21। चलो अब जल्दी से इसके अब इसको माइनस करो यहाँ पे। 5580 माइनस 323.4 माइनस 5137.21 डिवाइडेड बाय 2.1 कितना आ रहा है x? डबल 56.9 आना 19 चाहिए। कितना? ऊपर आएगा 119.39 और डिवाइड किसके साथ करना है? 2.1 से 56.85 56.85 परफेक्ट। तो कितना आ गया? 56.9। दिस इज योर आंसर। समझ आई एक बार फिर दोबारा समझ आ समझाऊं? गई।
रामीन आपको आई है? Yes, sir. ठीक है। Reduce the number of pairs of electrons in the 3D subshell of an iron 2 atom। ठीक है, आयरन 2 इसका मतलब है कि Fe2+। मुझे जल्दी से कोई आयरन का एटॉमिक नंबर बताए। ट्वेंटी सिक्स। 26। ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। यहां तक तो समझ आया ना कैसे हुआ? ठीक है। अब उसने कहा है आयरन 2+। ठीक है, Fe2+ आयन के अंदर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D शेल, 3D सबशेल। ठीक है, आर यू श्योर 26 है? थ्री सर। ठीक है। अच्छा, अब 2+ है, इट मीन्स कि यहां से ये निकल गया। यहां तक बात क्लियर है? पीछे कितना रह गया? 3D6। ऐसा ही है ना? अब अगर हम डी सबशेल को यूं ड्रॉ करें, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 3D6 है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन आता है, ये दूसरा आता है, ये तीसरा आता है, ये चौथा आता है, ये पांचवा आता है, ये छठा आता है। उन्होंने क्या कहा है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर कितने हैं? पेयर कितने कितने पेयर है? 1 पेयर नहीं? ऐसा ही है ना? योर आंसर इज 1। समझ आया? यस सर। ठीक है। स्केच द शेप ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। देखो, वो कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मतलब 2 समथिंग के सामने आप बताना है कि इसका लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हो। तो यहां से लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल किसका है? 2s का है। तो 2s का है ना, s की शेप कैसी होती है? आप बस एक सर्कल बना दो, दैट्स इट। ठीक है, आगे आ जाओ। Complete table 2.2 to show information about particles in one ion of Fe3+ electron। ठीक है, वन आयन। अब मुझे एक बात बताओ, Fe3+ है, ठीक है, Fe का वो कितना होता है? 26 होता है ना? 56 माइनस 26 क्या आ रहा है? 30। यहां तक बात समझ आई? जी 26 से 56, तो हमारे पास 30 क्या है? 30 तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हो गए ना? समझ आया? और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 26 थे, इस 26 में से हमने 3 निकाल दिए, तो 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 23। आंसर आपका आ गया 23। सही है बॉस? यस सर। द एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन is 1.26 into 10 raised to the minus 10। ठीक है, atomic radius of iron, Fe का atomic radius। So let's just change to the radius, if any, after an iron atom reacts to produce an Fe3+। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये था आयरन का, ठीक है, ये Fe है, इसके क्रॉस मैंने कह दिया कि 2 शब्द थे, और आउटर में कितने थे? 3। ठीक है, अब मैंने एक Fe बनाया, उसका ये आ गया Fe, और इसके ऊपर एक आ गया, ये जो 3 वाला था ये निकल गया सब शेल। ठीक है, पीछे कम शेल्स रह गए ना, तो ऑब्वियसली आपका रेडियस डिक्रीज नहीं हो जाएगा? ऐसा ही है। क्यों डिक्रीज होगा? एक तो लॉस ऑफ आउटर शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से आपकी जो न्यूक्लियस नहीं है। अब मुझे बात बताओ कि प्रोटॉन ज्यादा होंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो आपका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा भी तरफ खींचेगा। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो आयनिक रेडियस होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कहोगे कि आयनिक रेडियस ऑफ Fe3+ is less than 1.26 into 10 raised to the minus 10। Why? Because loss of outer shell electrons, so greater attraction between nucleus and outermost electrons। बात क्लियर हुई? शील्डिंग इफेक्ट जो है आपका कम हो, इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होगी है। अब हम इसकी मार्किंग देख लेते हैं। एवरेज वेटेड मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ये आपको 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे ये इक्वेशन लिखने का 1 मार्क मिलेगा और कैलकुलेट करने का 1 मार्क मिलेगा। ठीक है,
और ये सॉरी यहाँ पे आपको ये 2.1 निकालने का 1 मार्क मिलेगा। सबसे पहले ये 2.1 कैलकुलेट करने का 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे ये पूरा लिखने का 1 मार्क है, ये ड्रॉ करने का 1 मार्क है, नीचे आ जाओ ये 1 मार्क है, ये 1 मार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लेस लिखोगे तो ये 1 मार्क है और रीजन लिखोगे तो 1 मार्क है। आई होप मार्किंग क्लियर होती जा रही है। चलो भाई, ये आ गई हमारी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज द फन पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक को मुश्किल ना लिया करो। सीधी सी बात ये है, डिफाइन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 बनते हैं, न्यूक्लियोफिलिकेशन में 2 बनते हैं, हर चीज में 2 बनते हैं सिवाय एडिशन के। एडिशन सिर्फ वो जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें आप बस यही लिख दो, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू मेक ओनली वन प्रोडक्ट। दिस इज योर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्कीम। इसको रट लेना है। ठीक है, you complete figure 3.1 to show the mechanism for the addition reaction of C3H6 and HBr to produce 2 bromopropane। बहुत इजी है। ठीक है, देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने, 1 ब्रोमोप्रोपेन ही बनाना, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका मतलब है कि इस कार्बन में जुड़ेगा। ठीक है, कैसे पता चला, ये देखो 1 2 3, इसका मतलब है कि मैंने सेकंड कार्बन में जुड़ना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका रिएक्शन बनाना है, बना लेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बनाओगे लोन पेयर्स। ठीक है, इसके मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना होता है लोन पेयर्स और डाइपोल्स कहाँ पे बनेंगे। तो आप बना दो Br पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि Br इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा। और दूसरा, ये जो पाई बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है पाई बॉन्ड्स की। तो ये पाई बॉन्ड क्या करता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से इस H प्लस के ऊपर अटैक करता है। इसकी वजह से जो H के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये Br के ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि Br इलेक्ट्रोनेगेटिव, H H H। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? 2 वाले पे आएगा। और सेकंड वाला क्यों बनेगा? क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारे पास आ गया H, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये यूं होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बना रहे हैं हम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। C H H H। ठीक है, यहाँ पर भी C H H H। और यहाँ पे अब जब देखो, यहाँ पे जो ये और ये तो एक नेगेटिव चार्ज, ये H जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके 4 नंबर हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में कैसे हैं। अब देखो सही कहा, एक्सप्लेन व्हाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 ब्रोमोप्रोपेन रादर देन 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, क्यों? अब ये देखो, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ एक एच अटैच्ड है। अगर तो मैं बनाता 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, सी 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 एच एच बी आर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एच अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इस चेन की तरफ से है, जबकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इधर से भी है, इधर से भी है। तो ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से आपका ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये मोर स्टेबल चार्ज होता है। ठीक है, मोर स्टेबल होता है। वेयर जो ये वाला अगर हम बनाए कार्बोकेटाइन, तो इस पे जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे 2 इंडक्टिव इफेक्ट है। यही रीजन आप यहाँ पे लिखोगे कि क्यों ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है। आप लिख दोगे 2 ब्रोमो प्रोपेन is made from a more stable carbocation। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो ड्यू टू नहीं, सो नहीं, आप लिखोगे ड्यू टू ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक हो गया जी, दैट इज द ओनली थिंग। अब हम नीचे चलते हैं, आ जाओ। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा लगता है। हाँ, H2 and nickel are added to alkene X। ठीक है, एक एल्कीन था, उसमें अगर आप H2 और निकल डालो तो हाइड्रोजनेशन होती है बेसिकली। एल्कीन फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मेरा इथीन है। ठीक है, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन और निकल डालूं ना तो ये मेरा एल्केन बन जाएगा, यूं बन जाएगा। ठीक है,
3.2 to identify the limiting reagent in this reaction. Explain your answer. अच्छा जी, अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ. H2 and nickel are added to alkene X, ठीक है. How the concentration of X changes? अच्छा, identify the limiting reagent in this reaction. देखो, अगर आप H2 और X डाल रहे हो X के अंदर, तो देखो X की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है. X की कंसंट्रेशन कम हो रही है. इसका मतलब क्या है कि चूंकि सम एल्कीन लेफ्ट ओवर है. देखो जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो X कंप्लीटली खत्म तो नहीं हुआ ना. एक्सेस में था. ऐसा ही है ना, क्योंकि देखो ये कंप्लीट जीरो पे नहीं किया. अगर तो ये एक्सेस में था, इसका मतलब है कि मेरा रिएक्शन होता है वो ऐसे होता है कि अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखूं तो इट इज x प्लस H2, ठीक है. ये मेरा बना देगा x, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये है C प्लस H2, ठीक है. अब ये है मेरा x, ठीक है. अगर मेरा ये लिमिटिंग होगा तो इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये मेरा रिमेन रहेगा और ये मेरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है. यही हुआ. देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया, इसका मतलब है कि सारा यूजअप नहीं हुआ. ये एंड में बचा हुआ थोड़ा सा रह गया. ये प्रोडक्ट तो सारा बन गया जितना ये बना सकता था, लेकिन ये रिएक्टेंट रह गया. सो लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी H2 बिकॉज सम एक्सप्लेन भी करना है ना, ठीक है. एक्सप्लेन योर आंसर. बिकॉज सम x remains after reaction complete. और उसने कहा है यूज फिगर 3.2, तो कह दो कि द स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ is above 0 मोल DM-3, ठीक है जी. द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन जो मैंने ऊपर मार्क की थी. क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी सर. ठीक है जी, सिंपल. use figure 3.2 to describe how the gradient changes as the reaction proceeds. State what this shows about the rate during the extraction. ठीक है. देखो शुरू में gradient ज्यादा स्टीप था, कांस्टेंट हो गया. इट मींस के द ग्रेडियंट डिक्रीजेस, ठीक है. द ग्रेडियंट डिक्रीजेस, ये तो हमने बता दिया. अब वो कह रहे हैं स्टेट व्हाट दिस शोज अबाउट द रेट. अब मुझे एक बात बताओ, रेट क्या होता है? रेट होता है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम. इट मींस के रेट ही हमारा ग्रेडियंट होता है, क्योंकि ये देखो कंसंट्रेशन और टाइम, जिसका ग्रेडियंट हमारा रेट है, तो ग्रेडियंट डिक्रीजेस, दस रेट इज रेट आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है. बस ये लिख दो, रेट आल्सो डिक्रीजेस. ये मजे का सवाल लग रहा है. हाइड्रोकार्बन Y contains two carbon to carbon groups, ठीक है. दो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स है. देयर आर नो अदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक है. वाई रिएक्ट टू, मतलब H2 ज्यादा है और वो कम है, टू प्रोड्यूस हेक्सेन. यूज टेबल 3.1 टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ C6H14. मतलब है कि इसमें दो थे, तो अगर हम ऐसा करें कि हम ऐसा बना दें C C C C, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि उसने क्या कहा, इसमें दो डबल डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, ठीक है. देखो उसने ऊपर लिखा हुआ है देयर आर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्लस हमारा क्या है एच एच, ठीक है. मैं तो नीचे की तरफ ताकि आपको समझ आए. ये देखो बेसिकली ना हमारा ये बन रहा है
1 2 3 4 5 6। इसके अंदर अगर हम H डाल रहे हैं ना तो वो हमारा पता है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, C6H14, मतलब C3 4 5 6। ठीक है, C6H14। अब यहाँ पे हम कितने ऐड करेंगे H, एक H, हम एक H2 इधर ऐड करेंगे, एक H2 इधर ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि हम 2H2 ऐड करें ना, एक HH और एक HH। अब ये कैसे मुझे पता चला, देखो अगर मैं करूं, अगर मैं इसको बनाऊं, तो मैं कह देता हूं कि मेरा ये वाला H इधर जाके जुड़ेगा जब मेरा बॉन्ड टूटेगा, और मेरा ये वाला H भी इधर जाके जुड़ेगा, ए इस जगह पे। ठीक है, मगर अगर मैं दूसरे वाला H लूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा ये वाला H जुड़ के इधर जुड़ेगा और मेरा लिए, ठीक हो गया। तो अब हम इसको अगर निकालें, ठीक है, अब हम इसकी बॉन्ड एनर्जीज अगर हम निकालें, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं, देखो ये नीचे बना हुआ है ना, इसको हम उठा के जरा ऊपर ले आते हैं, रुको। इधर आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ये देखो, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है 1 2 3, 3 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मुझे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है ना। ठीक है। परफेक्ट, शुक्र है, मैं आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा था। बिल्कुल रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2। मैं अगर यहाँ पे लिखूं, ठीक है, हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, नीचे ही हम क्या करते हैं, हमने डेल्टा एच निकाले, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच इज इक्वल टू रिएक्टेंट के बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड्स। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, पहले हम रिएक्टेंट के बॉन्ड्स लिखते हैं, 3 इंटू कार्बन कार्बन सिंगल कितने 350, ठीक है, प्लस कार्बन कार्बन डबल कितने 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 2 इंटू 610। ठीक है, प्लस और मेरे पास क्या है, मेरे पास है सी एच बॉन्ड है। ठीक है, ये कितने 410 वाले कितने हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे पास है 10 इंटू तक रिएक्टेंट्स पूरे नहीं हुए। पता है क्यों, ये सिर्फ ये मॉलिक्यूल था, रिएक्टेंट में तो ये भी तो है ना। ठीक है, तो एक एच एच कितना है 436, ये एक एच एच देखो, ये एक एच एच कितना है 436, हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे ये भी तो लिखेंगे ना, प्लस 436 इंटू 2। ठीक है, ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। अब हम करें इसको माइनस प्रोडक्ट, हम माइनस प्रोडक्ट कर लेते हैं, माइनस, अब हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं कार्बन टू कार्बन। इसमें मुझे बताओ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है कोई, नहीं, तो ये तो हमारा कट गया। इसमें मुझे बताओ एच एच बॉन्ड है, नहीं, ये भी कट गया। ठीक है, सी 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 बॉन्ड है, ये भी नहीं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हमारे पास सिर्फ ये और सिर्फ ये। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हमारे पास 350 बॉन्ड्स, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14, यहाँ कर दो, 14 इंटू 410। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास डेल्टा एच का आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, फिर किसका, कितना। सिर्फ किसका पूछ रहे हैं? इस इक्वेशन का आंसर बताए ना, हमारे पास डेल्टा एच आ जाएगा। एक मिनट। देख लो कितने पेजेस हैं इस पेपर के, बस एक सेकंड।
13 पेजेस हैं, ओके, मतलब वी आर डन विद मोर देन हाफ। शुक्र है। Ramin, did you calculate? सर फर्स्ट ब्रैकेट कर लिया, दूसरा Okay. वाला कर रही हूँ। समझ तो आ रहा है ना कैसे किया है? जी सर। ठीक है। सर 248 आ रहा है आंसर। -248 होगा। -248 जी। परफेक्ट, यही आंसर है। पता है ये मेरे जब मैं कॉलेज में था ना, वहां पर भी मैक्सिमम बच्चों को गलत आया था इतना आसान सवाल, क्योंकि उन्होंने ये बनाया नहीं था। सर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप लोगों के पेपर में आ जाए, ऑलवेज ड्रॉ इट डिस्प्ले, ठीक है? डिस्प्ले करके एक भी गलती नहीं होती, फिर काउंट कर लो। मैंने इसी तरह किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आंसर इसी वजह ठीक हुआ था। हाइड्रोकार्बन वाई, नीचे आ जाओ, ठीक है? हाइड्रोकार्बन वाई रिएक्ट्स विद H2, ठीक है? एच वाई कौन सा? यही वाला जो हमने बनाया। वाई हमने बना लिया था, ये था हमारा वाई। सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी, ठीक है? फिगर 3.3 जो ऊपर रिएक्शन है वही है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ H2 एंड टेम्परेचर T, ठीक है? उसने हमें बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, उसने बता दिया टेम्परेचर T। एरिया ए रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारी द इफेक्ट ऑफ एडिंग निकल। अब हमने ये कहा था कि हम H2 के साथ निकल भी तो डालते हैं हाइड्रोजनेशन के अंदर। निकल क्यों डालता है? निकल इज यूज्ड एज अ not labeled on figure 3.3 represents the number of molecules with energy greater than or equal to the activation energy when nickel is added at temperature T. State the difference if any between areas A and B. देखो area B represents the number of molecules with energy greater than or equal to activation energy when nickel is added at temperature T. ठीक है? State the difference if any between areas A and B. Explain the significance on the rate of hydrogenation of Y. Give your answer in terms of collision. अच्छा, अब देखो उसने क्या कहा कि हमने एक तो लेबल ही नहीं किया एरिया बी, ठीक है? एरिया ए वो था जो इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर टी था। एरिया बी वो है निकल के बाद जो वो है, ठीक है? पता है एरिया बी कौन सा होगा? मैं आपको समझाता हूँ। एरिया बी हो जाएगा ये पूरा एरिया बी। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, देखो ये सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी अब ज्यादा हो गए हैं। पहले सिर्फ इतने से थे, अब ये सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। तो वही कह रहे हैं कि इनके दरमियान डिफरेंसेस बताएं। तो आप ये बताओगे कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ बी होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि निकल एडेड है तो मोर पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? अब इससे वो कह रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्या होगा? तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो जब ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। जब वो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाती है। ठीक हो गया? तो हम लिखेंगे एरिया बी इज लार्जर as greater molecules have energy greater than activation energy, so more effective, या लिख दो successful collisions, ठीक है? collisions take place पर यूनिट टाइम लिखना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि देखो उसने कहा रेट, रेट हमेशा पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है? पर यूनिट टाइम लिखना मत भूलना। या लिख दो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजंस इंक्रीज, या लिख दो मोर सक्सेसफुल कोलिजंस पर यूनिट टाइम। इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है, ठीक है? सो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन
increases. I hope concepts clear हो रहे हैं. अच्छा जी. Alkene Z contains two carbon-carbon double bonds. Z reacts with an excess of hot concentrated acidified KMnO4. ठीक है. उसके क्या लिखा? Z reacts with an excess of hot concentrated acidified KMnO4. इसका मतलब है कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं लेकिन हॉट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. ठीक है. To produce CH3 COCH3 2COOH and CH2NH2. आप मुझे एक बात बताओ, CO2 and H2 है, ठीक है. इट मींस कि एक जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ना, वो तो टर्मिनल था. यहां तक बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि अगर मैं इस कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ूंगी, ये देखो इससे है ना, ये CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये वाला हिस्सा होगा इसके साथ उनके C जुड़ा होगा, तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा. ठीक है. तो अगर मैं हिसाब लगाऊं और 6 कार्बन है, मुझे बात बताओ, अगर तो ये वाला कार्बन मेरा CH2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसके साथ अगर मैं कहूँ कि मेरा ये वाला कार्बन जो है ये COH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसके साथ पीछे और कार्बन कितने हैं? 1 2. ठीक है. तो ये कितने आ गए? 3. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे करूंगा कि मैं यहाँ पे बना दूंगा CH2, ये 1 ये 2 ये 3. ठीक है. अब मुझे गौर से बताओ, अब अगला कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ नहीं होना चाहिए. सोचो क्यों? बताऊं क्यों? ये देखो, हमने यहां से शुरू किया कोने से. ठीक है. हमने पहले थोड़ा हॉट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ये वाला कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये कन्वर्ट हो गया CO2 के अंदर, एक कार्बन तो निकल गया. ठीक है. अब अगला C कन्वर्ट हो गया एसिड एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. ठीक है. ये मुझे कैसे पता था प्राइमरी है? मैं आपको दोबारा बताता हूं. अगर तो हम इसकी ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, अगर हम किसी भी एल्कीन की हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी कार्बन जो होगा, ठीक है, प्राइमरी कार्बन कन्वर्ट्स टू CO2 प्लस H2. बेसिकली आपका C डबल बॉन्ड C H2 वाला, ये वाला कार्बन. ठीक है. अब नीचे आ जाओ. अब हम बताते हैं सेकेंडरी कार्बन हमारा जो बनता है, ये हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेसिकली ये जो आप अगर हम ये बनाए C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम CH2 बना दें, ठीक है, तो अगर हम ये यहाँ से तोड़ते हैं ना, तो जो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये वाला अगर हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. और अगर हम इसकी टर्शरी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, सॉरी टर्शरी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस नहीं है, याद रखो KMnO4 ऑक्सीडेशन करती है. टर्शरी ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो ये हमारा बनाता है कीटोन. बेसिकली अगर मैं ये बनाऊं, क्योंकि मेरे पास है, यहाँ पे मैं कहूँ CH3, यहाँ पे मैं कहूँ CH3, ठीक है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C. ठीक है. अब अगर मैं ये वाला कार्बन तोड़ूंगा ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, तो ये वाला कार्बन मेरा कीटोन बनेगा. तो इसका जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ना, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये देखो ऐसे, C डबल बॉन्ड O H3C H3C. ठीक है, कीटोन बन गया. इस वाले का अगर मैं बनाऊं तो इस वाले का मेरा प्रोडक्ट बनेगा C, क्या बन जाएगा, ये देखो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस H2O. ठीक है. वो ये वाला होगा अपना, ये वाला होगा CO2H2O. ठीक है. और इसमें मैंने आपको बता दिया CO2H2O कैसे बनता है. तो अब अगर हम वापस इधर आए, इसने कहा CO2H2O, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कर दिया ये वाला कार्बन उठा के इधर CO2H2O. अब मुझे पता चला एसिड है, तो मैंने क्या किया, ये वाला इधर लगा दिया, इसके साथ CH2 मैंने ये लगा दिया. अब मुझे पता है ये वाला भी एसिड है, तो मैंने ये वाला इधर लगा दिया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है. अब ये वाला कार्बन जो है, अब मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन होगा सेंटर वाला. ठीक है. क्यों? अब ये इसके साथ कीटोन बन रहा है, एक साथ एक CH3 के साथ दूसरा CH3 है, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा CH3, और मेरा एक ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा H3C. ठीक है. दिस इज आर कंपाउंड. अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं ना, अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूं एक दफा. ये देखो,
अब अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूं तो ये तो मेरा बन गया CH2H2O, ये मेरा बन गया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O और ये मेरा आ गया OH, ठीक है, ये H2 है, यहाँ पे मेरा आ गया डबल बॉन्ड O, ये मेरा आ गया OH, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पे H3H3 है तो यहाँ पे मेरा आ गया डबल बॉन्ड O। समझ आई ये कैसे बने? दिस इज आवर आंसर। अब मैं आपको उसकी मार्किंग बता देता हूँ, क्लियर हुआ ना? यस सर। ठीक है, इसकी मार्क, ठीक है, यहाँ पे ये बनाने का एक नंबर होगा डायपोल्स, ये बनाने का एक नंबर होगा, ये अटैक दिखाने का एक नंबर होगा, ये अटैक दिखाना और ये बनाने का एक नंबर होगा, ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एक मार्क होगा, ठीक है। नीचे आ जाओ तो आपका ये H2 लिखने का एक मार्क होगा, लेकिन अगर आपने ये ना लिखा कि सम एक्स रिमेन्स तो आपको ये एक मार्क भी नहीं मिलेगा, तो ये लिखना जरूरी है क्योंकि उन्होंने कहा एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। ये एक मार्क होगा, रेट लिखोगे तो एक मार्क मिलेगा, अगर खाली कितनी डिक्रीज लिखोगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि रेट के बारे में बताओ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ तो ये सारी कहानी लिखने का एक मार्क है और आंसर का एक मार्क है, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रॉ करने का एक मार्क है, एरिया बी इज लार्जर, इसका एक मार्क है, जैसे आप बता दो मोर इफेक्टिव पोल्यूशन पर यूनिट टाइम एंड रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये दोनों बातें लिखोगे तो एक मार्क मिलेगा, वरना नहीं लिखेगा मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज रियली स्ट्रिक्ट इन मार्किंग। केमिस्ट्री के अंदर जब तक आप तीन तीन चीजें नहीं लिखते तब तक आपको 2 नंबर नहीं मिलते, आपको 2 नंबर लिखने के लिए आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है, ठीक है। और आपको इसके बाद ये बनाने का भी 2 मार्क्स मिलेंगे, इसके आपके 2 नंबर है, ठीक है। पूरा सेट ड्रॉ करना, नीचे आ जाओ बॉस। अब acid reacts with reducing agent Q to produce इसको डबल बॉन्ड OH को आप कन्वर्ट कर रहे हो CH3 CH2 CH2OH के अंदर, ठीक है। तो आप H ऐड कर रहे हो, H ऐड कर रहे हो तो आप रिडक्शन कर रहे हो, तो इसको आप यूज करने के लिए सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन एक चीज से कर सकते हो, विच इज LiNH4, ठीक है। NaBH4 इज यूज्ड फॉर कार्बोनाइल्स, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ LiLH4 यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी बना दो, देखो यहाँ पहले हाइड्रोजन थे, ठीक है, इतने थे, हम ऐड कितने हुए, ऐड हो गए हमारे 1 2, ठीक है। तो आप यहाँ बता दो कि हमारे ये 2 ऐड हो गए हैं, और ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो ये हमारा आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आप लिखोगे CH2 CH2 CH2OH। अच्छा, अब ये एक O एक्स्ट्रा भी तो था ना इधर, ये क्या करता है 2H के साथ मिला के पानी बना देता है, वाटर, तो आप लिख दो H2, ठीक है। अब मुझे बात बताओ H कितने ऐड हुए हैं, यहाँ पे H 2 और 2 और ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे आप लगा दो 4 4H2 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, प्रोपेन 1 ol is converted to compound T in a 3-step synthesis, ठीक है। Step 1, आप SOCl2 is added to propane 1 ol to produce compound T। बेसिकली आप अल्कोहल के अंदर जब SOCl2 डालते हो ना, जो OH होता है ना दैट इज रिप्लेस्ड बाय Cl, ठीक है। तो ये बनता है CCC और यहाँ पे CCC के साथ HH के साथ यहाँ पे आ जाता है Cl, ठीक है। देन अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपकी ऑर्गेनिक अभी तक स्ट्रांग है तो आपको पता होगा कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर ई रिएक्ट्स विद अ सूटेबल रिएजेंट टू प्रोड्यूस ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल, देखो ब्यूटेन नाइट्राइल कैसे बनेगा, अगर ये बन जाए CCC, ठीक है, CCC और यहाँ पे आ जाए C ट्रिपल बॉन्ड N। अब पता है इसमें क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें हम इसकी जगह CN जोड़ देते हैं, एंड दिस CN इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, और ये KCN यूज होता है। ये आपको याद होना चाहिए, आई होप आपने सब ने ऑर्गेनिक की हुई है, तो इसका आ जाएगा KCN इन एथेनॉल, ठीक है, प्लस हीट,
कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल विद NaOH। अब ये पता है क्या होता है, जब आप ब्यूटेन नाइट्राइल को इसको अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो, ये देखो ये क्या है, NaOH एक्वस। एक्वस क्या मतलब है, इसमें HOH है, इसमें H2O है, मतलब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, आप पानी ऐड कर रहे हो, ठीक है। एक्वस का मतलब है आप पानी ऐड कर रहे हो इसके अंदर, और कौन सी हाइड्रोलिसिस है, ये एक एल्कलाइन है, एक ये बेस है। तो आपकी सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लो, सो टाइप ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे लिख दो एल्कलीन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन हम बना लेंगे। इक्वेशन वो याद रखो, आपने NaOH पूरा यूज करना है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ब्यूटेन नाइट्राइल विद NaOH। जब उसने कहता है ना NaOH, तो आपने यहाँ पे NaOH जरूर लिखना है, वरना नॉर्मली आप यहाँ पे सिर्फ OH या H लिख सकते थे, ठीक है। अगर आप पूरी करनी है तो हम बना लेते हैं। ये हमारा आ गया CH3 CH2 CH2 CN प्लस NaOH, ठीक है। और याद रखो हम क्या करें, एल्कलीन हाइड्रोलिसिस। जब भी हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, याद रखो, बेशक वो एसिडिक हो या एल्कलीन हो, जब भी हाइड्रोलिसिस करें आपने याद रखना है, आपने H2O जरूर ऐड करना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब यही है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, H2O। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, अच्छा हमारे पास जब भी एल्कलीन हाइड्रोलिसिस होता है तो पता है क्या होता है, हमारे पास ये जो ब्यूटेन नाइट्राइल था ना, ये एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे Na था, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना लेगा। अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता, फॉर एग्जांपल मैं HCl लेता, अब HCl के अंदर तो H है ना, पता है क्या होगा, ये यहाँ पे H जोड़ जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस है तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। तो हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH2 COO Na, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे Na प्लस। और याद रखो एक और बात, इसके साथ हमारा क्या बनेगा, गौर से सोचो। हमारे पास क्या था यहाँ पे एक्स्ट्रा, हमारे पास यहाँ पे था N एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है, और यहाँ पे भी क्या है, H है। तो ये दो और ये एक H, देखो ये ऐसे बनेगा कि हमारा जो पहला रिएक्शन होगा दैट विल बी दिस, ठीक है, प्लस NaO प्लस दिस हो, तो यही बना ना, देखो CH3 CH2 CH2 COONA, ये बना। पीछे हमारे पास क्या रह गया, N और दो H, N रह गया, ये H रह गया, ये H रह गया, तो N और तीन H, तो सीधा लिख दो NH3, बस। दिस इज योर इक्वेशन, सिंपल। कभी भी इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट ना करो, बस देखो क्या चीज निकल रही है, क्या चीज बन रही है, इजी रखो। कंपाउंड्स A, B and C belong to the alcohol homologous series, ठीक है, देखो compounds A, B and C belong to the alcohol homologous series. Each molecule of A, B and C contain 4 saturated carbons, ठीक है। गौर से देखो, वो कह रहे हैं इट हैज 4 सैचुरेटेड कार्बन, इसका मतलब है कि 4 सैचुरेटेड है, इसका मतलब है देयर इज नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयर इज ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर तो 4 सैचुरेटेड कार्बन है तो हम ये बना लेंगे, या कुछ भी जिस तरह बन सकता है, ठीक है। सैचुरेटेड मींस नो डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन इन द सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर हमेशा sp3 होती है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो sp2 होते हैं, तो आप यहां लिख दो sp3। Identify the gas produced when Na solid is added to separate samples of each alcohol, ठीक है। बेसिकली अल्कोहल और मेटल का रिएक्शन करते हो तो आपके पास एक आयन बनता है, जो कि एक अल्कोहल का आयन होता है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसमें मेटल प्लस एसिड होता है ना, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल रिएक्ट्स एज एन एसिड, तो अल्कोहल प्लस मेटल मेक्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बिकॉज द अल्कोहल बेसिकली एक्ट्स एज एन एसिड। तो यहाँ पे आप लिख दो H2, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ Na व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल, ठीक है। अब Na, मुझे बात बताओ, Na सॉलिड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। ये किस में जाता है, Na प्लस में जाता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अगर तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मींस कि इट इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल को रिड्यूस कर रहा होगा। जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है वो अगले को तो रिड्यूस करती है ना। तो या तो लिख दो कि इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये 0 से +1 में जा रहा है, जिसने कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो आप लिख दो या तो इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन, या लिख दो कि इट रिड्यूसेस, या लिख दो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैं तो रिड्यूसिंग एजेंट लिख कर आया था, क्यों, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। पीएनसी
हीट अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 रिमेन्स ऑरेंज। ठीक है, अब इस अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता हूं तो ये नहीं होता। इसका मतलब है कि एक टर्शरी अल्कोहल है। आपको याद होना चाहिए जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है, उसको अगर आप K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करो अंडर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के अंदर वो क्या बना देता है, हमारे पास बनाता है हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं K2Cr2O7 के साथ अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है, अंडर रिफ्लक्स करूं तो ये मेरे पास बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज करूं तो ये मेरा बना देता है हीट अंडर रिफ्लक्स करूं। ठीक है, याद रखो ये हमेशा अंडर रिफ्लक्स होता है। दिस कैन नॉट अंडर बनाता है। ठीक है, आई वोंट अंडरगो कि ये एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी साइंस है। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी थ्योरी है, उसको समझाने के लिए मैं बैठ गया तो आधा घंटा और लग जाएगा। ठीक है, तो विल जस्ट स्टिक टिल हियर और इसको बस याद कर लो कि प्राइमरी अल्कोहल अगर हीट डिस्टिलेशन करो तो एल्डिहाइड बनता है, हीट अंडर रिफ्लक्स करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को हीट अंडर रिफ्लक्स करो और ऑक्सीडाइज करो K2Cr2O7 के साथ तो वो सेकंड कीटोन बनता है। ठीक है, अब ये जो है ये रिमेन्स ऑरेंज, इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली मैं कह दूंगा कि एक टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, वार्म विद अल्कलीन I2, अल्कलीन I2 के साथ क्या चीज रिएक्ट करती है, अल्कलीन I2 के साथ वो चीज रिएक्ट करती है जिसके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो या उसके पास CH3COH ग्रुप हो। CH3C पता है क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन बन जाता है या एल्डिहाइड बनता है। उसके बाद ये इसके बाद जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो CH3 बनाता है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मगर नो विजिबल चेंज। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये भी नहीं है और इसके अंदर ये भी नहीं है। अब अगर मैं ए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मेरा ए का स्ट्रक्चर मोर और लेस कैसा होना चाहिए, मेरा ए का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए ना, CH3 CH3 H3COH, टर्शरी भी हो गया और CH3CO ग्रुप भी नहीं है। ठीक है, रिड्यूस अ पॉसिबल नेम फॉर पी। अच्छा, अब आ गया नेम, अब जरा इसको थोड़ा सा अक्ल लड़ाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो ये हो रहा है ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, ऑरेंज टू ग्रीन, और ये पता है मैंने 4 कार्बन क्यों बनाए, उसने कहा है देखो ऊपर उसने कहा है 4 सैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, उसने कहा है कि ये हो रहा है ऑरेंज टू ग्रीन, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन तो हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है इसका मतलब है कि इट इज ईदर एन एल्डिहाइड, इट इज ईदर अ प्राइमरी अल्कोहल और इट इज ईदर सेकेंडरी अल्कोहल। नो विजिबल चेंज, इसका मतलब है कि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है और CH3C ये वाला OH ग्रुप नहीं है। इसका मतलब है कि सेकेंडरी अल्कोहल तो है नहीं। ठीक है, बेसिकली अल्कलीन I2 पता है किससे टेस्ट देता है, ये देता है या तो ये ग्रुप या आप कह दो ये ग्रुप। इस ग्रुप का जो कोर नाम है ना इसका, ए सॉरी यार ये रब ही नहीं हो रहा, इसका जो सेकंड नाम है ना इसको हम कह देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल अगर वो कह रहा है कि एक तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसका मतलब है कि टर्शरी नहीं है, और अगर वो कह रहा है कि I2 से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी भी नहीं है, तो पीछे क्या बच गया, प्राइमरी। अगर प्राइमरी हम अल्कोहल तो स्ट्रक्चर ऑफ C, आइडेंटिफाई द रिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ C। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, उसने क्या दिया कि या सेकेंडरी है, और वो कह रहे हैं पेल येलो PPT भी बन रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास सेकेंडरी है। तो यहां से क्या कंफर्म हुआ, सेकेंडरी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कौन सा होगा, ब्यूटेन 2 और, वो आप यहाँ पे लिख दो ब्यूटेन 2 और। इसको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। अगर ब्यूटेन 2 और कैसे है, देखो CH3 CH2 COH CH3। अब ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा कीटोन के अंदर, और अगर हम इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट डालें तो देखो वो वाला ग्रुप भी बन रहा है, तो ये ब्यूटेन 1 है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी लेकिन विजिबल चेंज नहीं था, तो देखो CH3 CH2 CH2 COH। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सकती है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको इसकी मार्किंग बता देता हूँ। एक नंबर, एक नंबर पूरी क्वेश्चन के ऊपर, एक नंबर होगा NH3 का, अरे हाइड्रोलिसिस का 1 नंबर है। ठीक है,
sp3 लिखने का एक है, H2 लिखने का एक है, रिड्यूसिंग एजेंट लिखने का एक है, ये बनाने का एक 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 लिखने का करेक्ट आंसर। नीचे आ जाओ भाई, कितने पेज रह गए? लास्ट 2 पेज, इसके बाद हमारा हो रहा है पेपर एंड। देखो हम थोड़ा सा देर से करें, देखो नॉर्मली आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग ये पेपर 1 घंटे के अंदर कर लो, ठीक है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन सी इज शोन, रिड्यूस द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। तो पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालें? पहले हम करेंगे सी कैलकुलेट। सी हम पहले टोटल निकालते हैं, ठीक है, हम पहले करते हैं अपने सी कैलकुलेट। सी हमारे आ गए 1 2 3 4 5 6, कार्बन मेरे आ गए 6। अब हम करते हैं H पहले कैलकुलेट, ठीक है, H को हम कर लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे एक आ जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 8, तो मेरे पास कितने हो गए? तकरीबन हो गए मेरे पास 8, ठीक है। अब आखिरी चीज हम कर लेते हैं O कैलकुलेट। O मेरे पास कितने हैं? O है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6। अब इस सब की हम क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। इस सब को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास कितना आ गया? C3H4O3, दिस इज योर आंसर, C3H4O3। इससे सिंपलेस्ट ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, अगला सवाल, द mass of vitamin C, 150 ग्राम ऑफ लेमन के अंदर विटामिन सी जितना है वो हमने निकाल लिया। ऑल द विटामिन सी इन 150 ग्राम ऑफ लेमन इज एक्सट्रैक्टेड, इसके अंदर सारा विटामिन सी एक्सट्रैक्ट किया एंड dissolved in water to make 100 cm of solution, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करके 100 cm क्यूब with 5 into 10 -3 मोल per dm क्यूब I2, ठीक है। तो I2 प्लस विटामिन सी एक रिएक्शन दे देता है जिसके अंदर आपका ये देखो, ये हमारा टूट के कीटोन बन जाता है, ठीक है, प्लस 2I बन जाता है, प्लस 2H प्लस बन जाता है। Exactly 36.35 cm cube of I2 reacts with a 25 cm cube solution of L, ठीक है। अब L में क्या था? विटामिन सी था, इसका मतलब है कि ये 1:1 के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। MR of vitamin C is this, calculate the amount in mole of I2 aqueous added to the titration। ये तो बहुत आसान है, I2 मोल, I2 के अगर मोल्स निकालें तो N क्या होता है? N into C into V divided by 1000, ठीक है। तो N हमारे पास आ गया, कंसंट्रेशन कितनी थी I2 की हमें पता है 5 into 10⁻3, ठीक है, 5 into 10⁻3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम से, ये हमारे पास आ गया 36.65, ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिवाइडेड बाय 33 into 10⁻⁻4 मोल, ठीक है, 1.833 into 10⁻⁻4 मोल। इसका मतलब है कि इसके कितने? 1.833 into 10⁻⁻4 मोल है। अब ये तो 1:1 के अंदर, इसका मतलब है कि इस विटामिन सी के भी इतने ही मोल होंगे। क्यों? क्योंकि 1:1 के अंदर है। use your answer to B1 to calculate the percentage by mass of vitamin C and 150 grams of lemon। वो ये पूछ रहे हैं कि ये तो 25 cm क्यूब था, ठीक है, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि जो शुरू में 150 ग्राम से हमने 100 cm क्यूब बनाया था, उसमें विटामिन सी की परसेंटेज कितनी थी 150 ग्राम की। ये तो हम निकाल लेंगे, बड़ा मुश्किल तो नहीं है। अगर हमने ये निकाला, हमने ये निकाला कि यार 0.8333 1.8333 into 10⁻⁻4 मोल, ठीक है। मगर जो टोटल सोल्यूशन था जिसमें हमने 150 ग्राम को डिसॉल्व किया था, ठीक है, 150 ग्राम को हमने डिसॉल्व कितने सोल्यूशन में किया था? 100 cm के सोल्यूशन में किया था। तो हम निकालेंगे कि 100 cm के अंदर कितने हैं? 100 cm रेशो x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25x is equals to 1.8333 into 10⁻⁻4 into 100। x की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितने मोल्स आ रही है 100 cm क्यूब के अंदर? 1.8333 into 10⁻⁻4 into 100 डिवाइडेड बाय 25। जल्दी से मुझे वो आंसर निकाल के दे। Seven point 333 into 10 to the कितना? power of -4. 7.333 into 10 to the ठीक है, power of -4. -4। ये हमारे पास मोल आ गए इन 100 cm क्यूब,
ठीक है, उससे क्या परसेंटेज बाय मास, तो हम इन मोल्स से हम मास तो निकाल सकते हैं ना, बड़ा आसान है। मैथ कैसा आता है, मैथ इक्वल्स टू n into mr, ठीक है, 7.333 into 10 raised to power -4 into mr, हमें दोनों ऊपर विटामिन सी का दे दिया 176, ठीक है। एम मैथ जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 0.129। 129 ग्राम्स। अब उन्होंने ये कहा है कि यार ये देखो, उन्होंने कहा है कि इस 150 ग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.129 ग्राम्स विटामिन सी था। डिवाइडेड बाय 150 into 100 कितना आ रहा है? 0.086। 0.86%. This is the correct answer. I hope you guys understand this question. This was not really tough. आसान था। ठीक है, अच्छा जी। The progress of the reaction of vitamin C with I2 to produce M is monitored using infrared spectroscopy. ठीक है, table 5.1 indicates the presence of some absorptions, ठीक है, in vitamin C. Complete table 5.1 to predict which of these absorptions, if any, are present in infrared spectrum of M. अच्छा, 1500 to 1680, देखो 1500 to 1680 किसकी है? C डबल बॉन्ड C की है, तो हम ये कह देते हैं ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड C की। 2850 to 2950, 2850 to 2950, इसका मतलब है कि ये हमारे पास किसकी आ रही है? एल्केन की, ठीक है। 3200 to 30 पास OH की, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इसका स्पेक्ट्रम होगा M का, उसके अंदर इसमें से कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है ना, देखो खत्म हो गया। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये वाली पीक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली नहीं होगी, क्रॉस, ठीक है। सी एच तो हर किसी के अंदर है, ठीक है, सी एच तो हर जगह, ठीक है, टिक हो गया। अब ओ एच पीक कैन बी ड्यू टू कार्बोक्सिल एंड कैन बी ड्यू टू हाइड्रोक्सी, मतलब एल्कोहल की भी हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हो सकती है। अब ऊपर आए तो यहाँ पे ये अल्कोहल वाली भी तो हो सकती है ना, तो यहाँ पे भी सेम अल्कोहल वाली है, तो ये तो हर सूरत प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा टिक, एंड दिस कंप्लीट्स योर पेपर। आई होप आप लोगों को ये पेपर समझ आया। क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। अच्छा, I'll send the solved paper into the GC, ठीक है। अच्छा, बल्कि आयमा we'll do the worksheet tomorrow, ठीक है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा देर इसलिए लगाई क्योंकि it was a demo ठीक है। और अमीन, do you want